हेलो हाय एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर था सेल, इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट में हमारा जो डिस्कशन का मेन टॉपिक रहेगा वो रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेल्स ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल को देख लिया, सेल का शेप, सेल का साइज, ये सब हमने देख लिया। अब चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट टू, जिसमें हम सेल, सेल ऑर्गेनेल्स और सेल के इंटीरियर के बारे में कुछ और जानकारी हम हासिल करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेल। अब सेल में कौन से पार्ट्स होते हैं। अब देखिए, अगर मेरे पास कोई सेल है, मान लीजिए दिस इज ए सेल and this is the central part of cell that is called nucleus। अब जनरली सेल के जो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट हो गया सेल का मेम्ब्रेन, उसके बाद सेंटर में प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो लिक्विड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो जनरली एक सेल के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, जो सेल होता है हमारा, नॉर्मली सेल तो 2 टाइप का होता है, एक होता है प्लांट सेल एंड दूसरा है एनिमल सेल। जो प्लांट सेल है, अब प्लांट सेल में क्या होता है, सपोज कीजिए ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल में और एक आउटर कवर भी प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म है, एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस है, लेकिन ये बहुत ही छोटा होता है। एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्लांट सेल में सेल ऑर्गेनेली भी होते हैं, एनिमल सेल में भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनेली क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म आप देख रहे हो, इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल के पार्ट्स होते हैं, जो कि सेल के लिए डिफरेंट टाइप्स के काम, डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज़ करते हैं सेल के लिए। 2000 कॉल्ड सेल ऑर्गेनेली। अब जैसे जो प्लांट होता है, प्लांट में प्लास्टिड एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेली जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब जैसे और एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट है लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट। एनिमल सेल में प्रेजेंट है लेकिन प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये रहा सेल्स के कुछ बेसिक पार्ट्स। अब चलिए, जो पहला पार्ट है सेल का, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये प्लांट सेल में भी मिलेगा आपको एंड एनिमल सेल में भी मिलेगा। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये बना होता है किससे, ये बना होता है लिपिड से एंड प्रोटीन से। लिपिड का मतलब होता है फैट, तो ये इन दोनों चीज़ों से मिलके बना है। दिस इज
ये एक प्लांट सेल है और ये एक एनिमल सेल है। देखिए ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है, ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में मैंने मार्क किया है दिस इज सेल मेम्ब्रेन। या एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी और एक लेयर होता है जिसको मैंने इस रेड कलर से मार्क किया है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल होता है ये हाईली परमेएबल होता है। हाईली परमेएबल का मतलब ये है कि ये वाटर हो, मिनरल हो, न्यूट्रिएंट हो, शुगर हो, ये सब को अलाउ करता है अपने अंदर आने के लिए। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम हार्श वेदर। जो प्लांट का जो सेल होता है, प्लांट सेल जो होता है उसको वेदर कंडीशन से, जैसे कि रेन से, एक्सट्रीम हीट से, स्नो से, एक्सट्रीम विंड से, साइक्लोन से, ठीक है, इसे बचाने के लिए, सेल को बचाने के लिए ही सेल वॉल होता है। ठीक है, इट मेंटेन्स सेल शेप एंड सेल साइज। तो ये हो गया आपके सेल वॉल का कुछ बेसिक फंक्शंस। प्लांट सेल बना होता है सेल्यूलोज से। अगर मैं बात करूँ फंजाई की, फंजाई का जो सेल वॉल होता है दैट इज मेड ऑफ अनदर सब्सटेंस कॉल्ड काइटिन। तो फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन को हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे हमने बात किया था जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड से, मतलब फैट से एंड प्रोटीन से बना होता है। तो ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो दे आर कॉल्ड फैट मॉलिक्यूल्स, और ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है दिस इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पर एक साइड आपका जो फैट का मॉलिक्यूल है एंड नीचे वाले साइड में भी आपका फैट का मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जो बीच में आप जो ब्लू कलर का देख रहे हो दैट इज प्रोटीन। तो अब हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फैट एंड प्रोटीन से बना है। तो ये जो फैट का जो मॉलिक्यूल होता है ये दिखने में कैसा होता है? देखिए आपका जो फैट का जो मॉलिक्यूल है ये बाई लेयर स्ट्रक्चर, बाई लेयर का मतलब डबल लेयर, एक लेयर बाहर की तरफ होता है और एक लेयर भीतर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर में आप ये जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब ये जो उसका जो पूंछ जैसा आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड टेल। ठीक है, ये हेड होता है फैट का और ये टेल होता है। ये जो हेड होता है इसे हम कहते हैं पोलर, और जो टेल को हम कहते हैं नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या? पोलर का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब जो साइड वाटर से, वाटर लविंग, जो साइड वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो, जो वाटर को प्यार करे, पानी से प्यार करे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक या फिर पोलर। और ये जो टेल साइड होता है दिस टेल साइड इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर से दूर जाने की हमेशा कोशिश करेगा। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जो पोलर पार्ट होता है, ये हमेशा पानी के साइड रहेगा, लेकिन ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये हमेशा वाटर से दूर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका जो फैट का मॉलिक्यूल कुछ ऐसे अरेंज होकर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ अ फैट मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? और ये जो प्रोटीन आप देख रहे हो दिस प्रोटीन इज कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन।
क्लियर। तो चलिए सेल मेम्ब्रेन का कुछ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा, इसको पहली बार प्रपोज किया था साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने, और इस मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है। ठीक है, अब ये फ्लूइड मोजाइक का मतलब क्या है? देखो, फ्लूइड का मतलब होता है, फ्लूइड इज द स्टेट ऑफ मैटर। फ्लूइड एक मैटर का ऐसा स्टेट होता है जिसमें जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स है, ये कभी एक जगह पर नहीं रुकते, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ऑटोमेटिकली हमेशा मूव करते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लो करने को कहा जाता है फ्लूइड। ठीक है, फ्लो करने को कहा जाता है फ्लूइड। तो फ्लूइड एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें पार्टिकल्स वन प्लेस से अनदर प्लेस को मूव करें, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। ये जो फैट, ये जो प्रोटीन के पार्टिकल्स आप देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन में, ये कभी एक जगह पे नहीं रुकते, ये एक जगह से दूसरी जगह, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से इधर, इधर से उधर, ये मूव करते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब मोजाइक का मतलब क्या है? फ्लूइड का तो समझ लिया, मोजाइक का मतलब क्या है? देखो, ये जो प्रोटीन्स, ये जो फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होकर सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। अगर हम सेल मेम्ब्रेन को ऊपर से देखें तो ये कुछ हमें चेस बोर्ड की तरह दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ऊपर से देखेंगे, ये जो प्रोटीन्स, ये जो फैट के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये तकरीबन हमें एक चेस बोर्ड की तरह दिखाई पड़ेगा, जिसको कहा जाता है मोजाइक। सो दैट इज वाई दिस स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्लियर है? तो सेल मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होता है दैट इज 7 to 10 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर होता है 10 to the power -6 मीटर। ठीक है, और ये जो इंटेग्रल प्रोटीन आप लोगों ने देखा, वो क्या करता है? वो कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को इन एंड आउट ऑफ द सेल करने में हेल्प करता है। कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि कोई मिनरल्स हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट आयंस हो गए। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही सेल के अंदर आने देगा एंड सेल से बाहर जाने देगा। क्लियर है? तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, इट मेंटेन्स शेप एंड साइज ऑफ सेल, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, एंड सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये अपने अंदर कुछ सिलेक्टिव आइटम को ही आने देगा, या फिर कुछ सिलेक्टिव आइटम्स को ही बाहर जाने देगा। ये सबको आने नहीं देगा, या फिर सबको बाहर नहीं जाने देगा। ये सिर्फ सिलेक्टिव आइटम को अंदर आने देगा या फिर बाहर जाने देगा। सो दैट इज वाई सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियस, द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, द मास्टरमाइंड ऑफ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस को ब्रेन का कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियस को ब्रेन का कंट्रोल सेंटर या फिर कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियस है, ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अगर कोई एनिमल सेल हुआ, दिस इज एनिमल सेल, एनिमल सेल के सेंटर में होगा। अगर कोई प्लांट सेल हुआ, अगर कोई प्लांट सेल हुआ तो प्लांट सेल में ये कॉर्नर में प्रेजेंट होगा, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये कुछ 2 लेयर से बना है, डबल लेयर स्ट्रक्चर, और 2 लेयर्स के बीच में यहाँ पर देख सकते हो, ये जो लेयर है इसका, ये कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में छोटा सा गैप है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। और इस जो गैप का काम है, इस गैप के थ्रू साइटोप्लाज्म से सब्सटेंसेस अंदर जाएंगी एंड कुछ सब्सटेंसेस न्यूक्लियस से बाहर भी निकलेंगी। ठीक है, साइटोप्लाज्म से कुछ सब्सटेंसेस अंदर जाएंगी और न्यूक्लियस से भी कुछ सब्सटेंसेस बाहर को निकलेंगी। तो ये काम है न्यूक्लियर पोर का। अब ये जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जो बिखरा पड़ा है न्यूक्लियस के अंदर, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमाटिन मटेरियल।
इसे आप क्रोमाटिन मटेरियल कहिए या फिर क्रोमोजोम भी कहिए, ठीक है, क्रोमोजोम भी कहिए। अब इसका काम हम आगे देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आप एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर जैसा कुछ देख रहे हो, ये एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर जैसा कुछ आप देख रहे हो न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस क्या करेगा, ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाएगा, ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाएगा। अब राइबोसोम का काम क्या है वो हम आगे देखेंगे। सो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दैट इज ऑफ अ न्यूक्लियस, जिसका डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है और बीच बीच में थोड़ा सा छेद होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। इस छेद से ट्रांजैक्शन होते हैं सब्सटेंसेस के, न्यूक्लियस से कुछ सब्सटेंसेस बाहर जाएंगी, बाहर से कुछ अंदर आएंगी, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, क्रोमाटिन मटेरियल, और ये रहा न्यूक्लियोलस, ठीक है। चलिए फिर, अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, और प्लांट सेल में तो जैसे मैंने कहा कॉर्नर में है, एनिमल सेल में सेंटर में है। इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसके अंदर जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम क्या करेगा, ये क्रोमोजोम हमारा जो कैरेक्टर है, पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करके अपने ऑफस्प्रिंग तक लेके जाएगा। मतलब माता पिता के पास जो कैरेक्टर होते हैं, माताजी पिताजी के पास जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर का मतलब होता है उनकी लंबाई, उनके हेयर का कलर, उनके आइज़ का कलर, उनका हाइट, उनका ब्लड ग्रुप, उनकी जो आँखों का कलर, उनके कान का शेप, दीज आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। यही कैरेक्टर्स माता पिता से अपने बच्चों के पास ट्रांसफ़र होकर जाएगा। सो दीज कैरेक्टर्स ट्रांसफर्स बाय द हेल्प ऑफ दिस क्रोमोजोम, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है, एंड राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम हमारे लिए प्रोटीन को बनाएगा। क्लियर हुआ। और एक बात, न्यूक्लियस भी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन का मतलब एक सेल डिवाइड होके अपने जैसा दो सेल बनाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा न्यूक्लियस। और ये जो क्रोमोजोम है, ये किससे बना है, क्रोमोजोम बना होता है डीएनए, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से बना होता है आपका क्रोमोजोम। आगे बढ़े, चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ अ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को तो हमने समझा, अब हम देखेंगे सेल को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बेस पर सेल को अब हम क्लासिफाई किए। एक सेल को हमने नाम दिया प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरे सेल को हमने नाम दिया यूकैरियोटिक सेल। अब क्या मीनिंग है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव का मतलब बहुत ही पुराना, बहुत ही पुराना। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है एडवांस्ड सेल। अब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जो पहले कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन था, कीपैड वाला मोबाइल था जिसमें स्विचेस थे, तो वो हो गए आपके एक तरह से प्रोकैरियोटिक सेल। अभी का जो स्मार्टफोन आ गए जिसमें कोई भी स्विच नहीं है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। क्लियर। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होगा ये तकरीबन 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होगा, एंड यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होगा वो तकरीबन 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होगा। और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोजोम होंगे वो सिंगल होंगे, एंड यूकैरियोटिक सेल में आपको एक से ज़्यादा क्रोमोजोम देखने को मिलेंगे।
अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, हम जो ह्यूमंस हैं वो यूकैरियोटिक हैं। हमारे बॉडी में तकरीबन 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं, हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेली। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सारे सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट हैं। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, ये हो गए आपके प्रोकैरियोटिक। और जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल सेल आप देख रहे हो, दे आर अनडाउटेडली दे आर यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेली। अब ये सेल ऑर्गेनेली क्या है? अगर दिस इज ए सेल, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर न्यूक्लियस, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये जो गैप आप देख रहे हो, दिस गैप इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इस गैप को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब इस साइटोप्लाज्म में सेल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स। दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेली। ये सेल के लिए डिफरेंट टाइप्स के काम करते हैं। अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के लिए फैट बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्ट करेगा, लाइसोसोम डाइजेशन में हेल्प करेगा, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। सो दीज आर सम फंक्शंस, दीज आर बेसिक फंक्शंस ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेली। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कुछ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर का दिखता है, कुछ ट्यूब लंबे लंबे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है। और ये आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ही हमेशा पाया जाएगा। ठीक है, और ये एक तरह से सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आप देख रहे हो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये एक सेल का फ्रेमवर्क की तरह भी काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में जो स्केलेटन होता है, ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क है, तो ये ठीक उस तरह से सेल का ये कुछ फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है सेल को। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड किए। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ का मतलब क्या? अभी यहाँ पर देखियो, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हो, अगर उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा, अगर उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो हम इसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट है। अगर राइबोसोम एब्सेंट हुआ, सो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन बनाएगा एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट बनाएगा और हमारे बॉडी को डिटॉक्स करेगा। मतलब जो भी केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, ये सारे केमिकल्स को तोड़ के सिंपल केमिकल्स में बदल देगा। ये रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो गया। अब यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। अब जैसे अभी हमने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये फैट बनाता है एंड प्रोटीन भी बनाता है। यही फैट एंड यही प्रोटीन आपके सेल मेम्ब्रेन बनने में काम आता है।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो कौन हेल्प किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने हेल्प किया। सो दैट इज वाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली के बारे में बात करते हैं, दैट इज गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही प्रेजेंट होगा और ये कुछ बेंट ट्यूब जैसा दिखाई पड़ेगा जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ही पैरेलल होंगे और ये हमेशा पाया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही पाया जाएगा। डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कामिलो गोल्जी। ठीक है, और ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से बना है जिसको हम कहते हैं सिस्टन्स। अब इसका काम क्या है? जो भी प्रोटीन, जो भी फैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, ये वहाँ से बनने के बाद यहाँ आएगा, गोल्जी बॉडी में आएगा। गोल्जी बॉडी में थोड़े से मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, उन सब्सटेंसेस को पैक किया जाएगा, उन सब्सटेंसेस को स्टोर किया जाएगा और सेल के जिस पार्ट को जितना चाहिए होगा वही फैट वही प्रोटीन, ये गोल्जी उसे उतनी ही अमाउंट की सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेगी, शेयर करेगी और उसके साथ साथ सिंपल शुगर को भी ये कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। और ये लाइसोसोम, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली होता है, इसको बनाने में भी ये गोल्जी बॉडी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जैसा होता है और इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक केमिकल प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये इतना खतरनाक होता है, ये किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसे बनाता कौन है? इसे रॉक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और ये लाइसोसोम में आकर स्टोर हो जाएगा। अब इसका काम क्या है? अगर आपकी बॉडी में कोई भी बाहर का जो फॉरेन पार्टिकल होता है, कोई केमिकल हो गया या फिर कोई माइक्रोब्स वगैरह हो गए, अगर ये आपके बॉडी में एंटर करते हैं तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो उस फॉरेन पार्टिकल को, उस माइक्रोब को कील करने में ये बहुत बड़ा हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ अगर आपका जो सेल है, सेल का अगर कोई भी सेल ऑर्गेनेल खराब हो जाता है तो वो ऑर्गेनेल सेल के अंदर नहीं रहेगा, ये लाइसोसोम उस ऑर्गेनेल को भी डाइजेस्ट कर देगा। अगर कभी कभार अगर आपका पूरा सेल अगर डैमेज हो जाता है तो क्या होगा? तो भी ये जो लाइसोसोम है उस सेल को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा, जिसके लिए हम लाइसोसोम को सुइसाइडल सैक बोलते हैं। ठीक है, और एक बात, ये जो एंजाइम है ये एंजाइम भी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? जो स्पर्म सेल है एंड जो ओवा सेल है, इन दोनों की जो मीटिंग होगी, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये लाइसोसोमल एंजाइम ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्यूल्स। तो वैक्यूल एक एम्प्टी वेसल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट सेल में बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज का है, लेकिन एनिमल सेल में एक छोटे साइज का होता है। तो ये तकरीबन प्लांट सेल का 90% हिस्सा, 90% वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और एनिमल सेल में ये बहुत ही छोटे साइज का होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका काम क्या है? ये क्या करेगा? वाटर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, शुगर, मिनरल या फिर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इस सभी को ये अपने अंदर स्टोर करके रखेगा।
ठीक है। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, प्लांट सेल में ये ज़्यादातर मैक्सिमम अमाउंट का वाटर को स्टोर करके रखता है, जिससे सेल के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है। वही प्रेशर सेल का साइज, सेल का शेप को मेंटेन करके रखेगा, है, जिसे हम कहते हैं वाटर प्रेशर या फिर टर्जर प्रेशर हम कहते हैं, ठीक है। और ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल का जो आउटर कवर होता है, दैट आउटर कवर ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक इस क्लास में। अगले पार्ट में हम जो रेस्ट है इस चैप्टर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।